नमस्कार। आज के वीडियो में हम पैरासिटिक एडाप्टेशन इन हेलमिंथीज यानी हेलमिंथीज में परजीवी अनुकूलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये परजीवी श्रृंखला का दूसरा वीडियो है जिसमें हम अडेप्टेशन या अनुकूलन के बारे में फोकस करेंगे। अडेप्टेशंस या अनुकूलन किसी जंतु के शरीर में पाई जाने वाली उन विशेषताओं को कहा जाता है जो उस जंतु को किसी आवास या वातावरण में रहने के योग्य बनाती है। ये अनुकूलन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन या आकारिकी अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्यिकी अनुकूलन, लाइफ साइकिल अडेप्टेशन या जीवन चक्र के अनुकूलन। इन्हीं अनुकूलन को या अडेप्टेशंस को हम प्लेटीहेल्मिंथीज व एस्कहेल्मिंथीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन या आकारिकी अनुकूलन की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वे अनुकूलन या ये विशेषताएं होती है जो जंतु के शरीर की आकार व आकृति के अंदर पाई जाती हैं। हम 2 चित्र देख रहे हैं इस स्क्रीन पर। पहला चित्र है फेशियोला हिपेटिका का, जो कि भेड़ की पित्तवाहिनियों के अंदर परजीवी होता है। दूसरा जो चित्र है वो टीनिया सोलियम का है, जो कि मानव की आंत के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये दोनों ही परजीवी अलग अलग आकृतियों वाले हैं। इनकी ये आकृतियाँ उनको अपने आवास में रहने के योग्य बनाती है। जैसे हम टीनिया सोलियम की बात करें तो ये रिबन के समान है और लंबाई इसकी जो होती है वो 2.5 मीटर के लगभग होती है। ये लंबाई और रिबन समान आकृति इसे परपोषी की आंत में रहने की सुविधा प्रदान करती है। फिर यदि अगली बात करें कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन के रूप में जो अगली विशेषता है वो बॉडी कवरिंग है। बॉडी कवरिंग या शरीर पर पाया जाने वाला आवरण जो होता है वो अलग अलग विशेषताओं वाला होता है। उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है उसके बारे में यदि अपन बात करें तो सबसे पहली विशेषता क्यूटिकल का पाया जाना, मोटी क्यूटिकल का पाया जाना। क्यूटिकल हम ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के बाहर पाई जाने वाली कवरिंग होती है। ये प्लांट्स में भी पाई जाती है और ये एनिमल में भी पाई जाती है। अलग अलग पदार्थों से ये निर्मित होती है। जैसे परजीवियों में ये स्क्लेरोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ये स्क्लेरोप्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन नहीं होता, इसलिए यदि ये क्यूटिकल के रूप में स्क्लेरोप्रोटीन पाया जाए तो ये परजीवी दूसरे जंतु के शरीर में अपने आप को उसके पाचक एंजाइमों से बचा ले जाएगा। अदरवाइज इसका पाचन या डाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका शरीर के अंदर पाचन होता है, लेकिन हमारी आहार नाल कुछ पदार्थों को नहीं पचा पाती। जैसे स्क्लेरोप्रोटीन है, इनसे बाल, नाखून, खुर ये जो बने होते हैं इनका डाइजेशन हमारी आहार नाल नहीं करती। परजीवियों में यही स्क्लेरोप्रोटीन क्यूटिकल का निर्माण करता है, जिससे उनका डाइजेशन नहीं होता। क्यूटिकल के द्वारा एंटी एंजाइम्स भी सिक्रीट किए जाते हैं। एंटी एंजाइम या प्रति एंजाइम उनको कहा जाता है जो आहार नाल में पाए जाने वाले एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं। यानी इसको यूँ समझें हम कि टीनिया सोलियम जो मानव की आहार नाल में है उसके ऊपर मानव की आहार नाल उसे पचाने के लिए एंजाइम स्रावित करती है, लेकिन टीनिया सोलियम की क्यूटिकल है वो काउंटर अटैक के रूप में अपने शरीर से एंटी एंजाइम सिक्रीट करती है। ये एंटी एंजाइम्स मानव के एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देता है, जिसके कारण टीनिया सोलियम पर पाचक एंजाइमों का कोई असर नहीं होता। इसी तरह सूल या स्पाइंस की उपस्थिति मैंने लिखा है इसमें फेशियोला के अंदर। नीचे के इस चित्र में आप ये देख रहे हैं कि फेशियोला की बॉडी वॉल या देह भित्ति का ये काट या सेक्शन है जिसमें क्यूटिकल यहाँ तक बताई गई है। इस क्यूटिकल में ये ब्लैक कलर के स्पाइन या सूक दिखाई दे रहे हैं। इन सूक या स्पाइंस की सहायता से ये ग्रैब या पकड़ बनाता है, यानी इनकी सहायता से ये पित्तवाहिनियों के अंदर चिपका हुआ रहता है। इसी तरह नीचे के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि टीनिया सोलियम या रिबन वर्म है
उसकी क्यूटिकल में ये इस तरह से आपको ये संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम माइक्रोट्राइकीज या सूक्ष्मांकुर समान ये संरचनाएं होती है। ये सूक्ष्मांकुर समान संरचनाएं माइक्रोट्राइकीज जो होती है वो मानव की आंत में पाए जाने वाले माइक्रोविली में ठीक उसी तरह से फंस जाती है जैसे दोनों हाथ की उंगलियों को हम आपस में फंसाएं तो वो एक दूसरे में अटक जाती है। ठीक उसी तरह से ये माइक्रोट्राइकीज माइक्रोविली में अटक जाते हैं। इसके अलावा ये माइक्रोट्राइकीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस या अवशोषण सतह का विस्तार करते हैं, जिसके सहायता से ये ज़्यादा मात्रा में भोजन परपोषी की आंत से अवशोषित कर सकता है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर पोर कैनाल पाई जा रही है। ऐसी कई पोर कैनाल जो है वो सतह पर पाई जाती है। इनकी सहायता से भोजन की बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं शरीर में रहने के लिए या शरीर में चिपकने के लिए शरीर की सतह पर पाई जाती है। अगले स्लाइड में यदि हम देखें तो चिपकने वाले अंग या अधेसिव ऑर्गन्स, चिपकने वाले अंग या अधेसिव ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी पैरासाइट को होस्ट की सतह पर अटैच होने में मदद करते हैं। इनमें हम देख सकते हैं ऑरल सकर्स। ऑरल सकर्स या मुख चूसक वे होते हैं जो शीर्ष भाग में या हेड रीजन में पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से परपोषी जंतु पर परजीवी चिपकता है। इसी तरह एसिटाबुलम, स्कोलेक्स ये भी अटैचमेंट ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। स्कोलेक्स टीनिया सोलियम में पाए जाने वाला वो भाग है जो गर्दन या ग्रीवा के रूप में माना जाता है, और इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से टीनिया सोलियम आंत में चिपकता है। इसी तरह अगली विशेषता यदि हम बात करें गमनांग या लोकोमोटरी ऑर्गन्स। साथियों, पैरासाइट किसी एक ही वातावरण में सामान्यतः रहता है, और वो सामान्यतः उस वातावरण में रहता है जहाँ पर भोजन प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे टीनिया सोलियम मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, जहाँ पे भोजन प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसे अपने भोजन के लिए एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे भोजन चूँकि वहीं उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं या विकसित नहीं होते। यदि विकसित होंगे लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो वो उनकी लार्वा अवस्थाओं में पाए जाएंगे। लार्वा अवस्थाओं में इसलिए पाए जाएंगे ताकि लार्वा इनकी सहायता से तैरकर या गति कर अपने उचित परपोषी के शरीर को ढूंढ सके या उसके साथ चिपक सके। दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। पहला चित्र जो है वो मीरासीडियम जो लार्वा है उसका, दूसरा चित्र है वो सर्केरिया लार्वा का है। ये दोनों प्रकार की ही लार्वा अवस्थाएँ जो है वो फेशियोला हिपेटिका की लार्वा अवस्थाएँ मानी जाती है, और इनके ऊपर आप देख पा रहे हैं सीलिया कि इस लार्वा में ये सीलिया या पक्षमाभ है। दूसरे लार्वा में ये लंबी टेल या पूंछ है, जिनकी सहायता से ये लार्वा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। उसके बाद में अगली विशेषता के रूप में यदि हम चर्चा करें तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। परजीवियों की आहार नाल या तो अविकसित होती है या फिर उनमें अनुपस्थित होती है। इसको इस बात के आधार पर समझा जा सकता है कि आहार नाल वह संरचना होती है जो भोजन को ग्रहण करने तथा उसे पचाने का काम करती है। चूँकि परजीवी भोजन के अंदर ही पड़ा रहता है या हम कहें कि पचित भोजन में ही पड़ा रहता है, तो उसे किसी आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती, या फिर उसके अंदर जो आहार नाल होगी वो कम विकसित होगी। इसमें दो उदाहरण ले सकते हैं। पहला उदाहरण हम लें कम विकसित आहार नाल या अविकसित आहार नाल, तो हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं फेशियोला हिपेटिका की आहार नाल। फेशियोला हिपेटिका के अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि इसमें माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होती। इसमें आप देख रहे हैं कि माउथ जो है उसके नीचे
ऑरल सकर और सबसे उससे नीचे फेरिंग्स। तो माउथ और फेरिंग्स से उनकी सहायता से ये भोजन को सकिंग मोमेंट या चूसने की क्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। उसके बाद में ये भोजन है वो इसकी इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन को आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रांच्ड है, शाखित है, पूरे शरीर में इंटेस्टाइन है वो फैली हुई है और इसमें मौजूद भोजन जो है वो पूरे शरीर में स्प्रेड कर दिया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें एनस या गुदा नहीं पाई जाती, तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन परजीवी जीवन के लिए वो अनुकूलित है। दूसरी बात करें हम टीनिया सोलियम की, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, क्योंकि टीनिया सोलियम जो है वो इंटेस्टाइन में ही स्थित होता है और इसकी सतह पर पाए जाने वाले माइक्रोट्राइकीज और पोर्स व पोर कैनाल्स मिलकर के परपोषी की शरीर से पचा हुआ या आधा पचा हुआ भोजन बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें किसी एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अगली विशेषता की बात करें तो वो उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन परजीवियों में एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि अन्य विशेषताओं के रूप में इनकी एलिमेंट्री कैनाल और फ्लेम सेल्स जो होती है वो उत्सर्जी पदार्थ, पोषक पदार्थ और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। जैसे अपन ने पहले चर्चा की कि फेसियोला हिपेटिका में पाई जाने वाली ब्रांच्ड एलिमेंट्री कैनाल या शाखित आहार नाल जो होती है वो भोजन को पूरे शरीर में वितरित कर देती है। तो यहाँ पोषक पदार्थों को वितरित करने के लिए किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह इनके अंदर पाए जाने वाली फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं जो होती है वो उत्सर्जी पदार्थों को कलेक्ट करने का काम करती है। ये ज्वाला कोशिकाएं पूरे शरीर में पाई जाती है और इनको ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर एक गतिशील या गति करने वाला फ्लैजिलम या कसाब पाया जाता है। उसकी मोमेंट को देखने पर यूँ लगता है जैसे दिए की लो टिमटिमा रही हो, इसलिए इनको हम फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। अगली विशेषता जो होती है वो तंत्रिका संवेदी तंत्र में पाई जाने वाली आकारी की विशेषता मानी जाती है। तंत्रिका संवेदी तंत्र या न्यूरोसेंसरी सिस्टम किसी जंतु में इसलिए पाया जाता है ताकि जंतु वातावरण में होने वाले परिवर्तन या उद्दीपनों को ग्रहण कर सके तथा उन उद्दीपन या स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर सके। अब चूंकि एक ही प्रकार का वातावरण है या एक जैसे वातावरण में ये रह रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो परजीवियों को ज़्यादा रेस्पॉन्स करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए परजीवियों में न्यूरोसेंसरी सिस्टम या तंत्रिका संवेदी तंत्र अविकसित होता है या बहुत कम विकसित होता है। यहाँ चित्र में फेसियोला हिपेटिका का तंत्रिका तंत्र और टीनिया का तंत्रिका तंत्र दिखाया गया है जो सिंपली तंत्रिकाओं के रूप में है और ये तंत्रिकाएं ज़्यादा शाखित नहीं हैं या पूरे शरीर में फैली हुई नहीं। तो ये जो सिंप्लीफाइड या सरल तरीके का तंत्रिका तंत्र है वो भी एक अन्य प्रकार की विशेषता के रूप में इसलिए विकसित हो जाता है क्योंकि इनको ज़्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगली विशेषता की बात करें तो वो कार्य की अनुकूलन से संबंधित होगी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा लंबे वीडियो हैं उनको अपलोड नहीं किया जा सकता या उनको अपलोड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना कर के ये डाले जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्य की अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।